गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? ऑल आर फाइन? बढ़िया सर। यस सर। ओके ओके, चलो क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। क्लास को देखिए, लास्ट क्लास में हमने बेसिकली आपका बजट स्टार्ट किया था और बजट में मैंने आपको जस्ट बेसिक सी चीजें बताई थी कि बजट होता क्या है, ठीक है। और जनरली एक मिनट, ठीक है, बजट के बारे में बताया था क्लास में। आई थिंक सब लोग ज्वाइन हो गए, फटाफट हो जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में आगे। मतलब आज आज और थोड़ा सा अगली क्लास में बजट हम खत्म कर देंगे पूरा, ठीक है। बजट पढ़ने के बाद क्योंकि हम फिर स्टार्ट, क्योंकि बजट से हमारे क्वेश्चन आने थे एग्जाम्स में, इसलिए बेसिकली वी हैव टू रीड द बजट। तभी हम बजट आपका पढ़ रहे थे। बजट के बारे में कुछ नहीं बताया था लास्ट टाइम मैंने कि बजट क्या होता है बेसिकली। इस बार पहली टाइम आपका डिजिटल बजट पास किया है, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है आपकी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस बार आपकी डिजिटल बजट पास किया है फर्स्ट टाइम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टैबलेट के थ्रू इस बार बजट आपका पेश किया गया था। फिर मैंने आपको बताया था जो बेसिकली आपका बजट है वो आपके 6 पिलर पे इस बार था, ठीक है। वो पिलर्स के नाम से आपको मैंने बताए थे बेसिकली कौन कौन से, वो 6 पिलर हैं जिसपे आपका बजट है। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि बजट कितने पिलर्स पे था, इन हाउ मेनी पिलर्स योर बजट 2021-22 इज बेस्ड ऑन। तो आपके 6 पिलर पे था। सबसे पहले मैंने देखा था हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित था। दूसरा आपके था फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक सो ये सबको पता होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एस्पायरेशनल इंडिया, ये हमने पढ़ा था। ह्यूमन कैपिटल पे बेस्ड था। इनोवेशन एंड आर&डी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अगला था मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। इफ इट्स क्लियर टू ऑल, ये तो पता होगा, लास्ट टाइम हमने ये चीजें पढ़ी थी। और हमने हेल्थ स्टार्ट करा था पढ़ना, ठीक है। हेल्थ पे हमने बताया था, गुड आफ्टरनून श्रेयांश, ठीक है, हमने ये चीजें पढ़ी थी। तो अब हमने कुछ पढ़ा था कि आउटलेस, हमने बताया था कि बेसिकली क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं बजट में। बजट में क्वेश्चन कितने हैं कि जो बजट आपका हुआ है पास, डिफेंस किसमें आता है सर? डिफेंस भी इसी में ही आएगा आपका पूरा। डिफेंस भी आपका इसी में ही आएगा, टेंशन मत लो। डिफेंस के लिए कितना फंड एलोकेट करा गया है आपके, उसी में आएगा। डिफेंस आपके बेसिकली आर&डी के अंदर आएगा। डिफेंस कम्स अंडर आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिकॉज डिफेंस में आप देख रहे हो आई थिंक कोई नई मिसाइल्स बनाई जा रही, लॉन्च करी जा रही है, तो दैट्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इनोवेशन है। इट इज गुड थिंग दैट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। वो चीज क्या टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो आपकी जो 5th पिलर है उसके अंदर आपका सुशांत आएगा, ठीक है। चलिए, हमने देखा था कि हेल्थ के अंदर कितना पैसा लगाया था, ये देख लिया था। और ये भी आपको फंड याद करना था। एक नई स्कीम चालू करी थी जिसका नाम था आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ठीक है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत की था, यस सर। बीई है सर, वर्ड बीई कुछ नहीं है आपका। जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है बेसिकली, एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2020 बजट पास हुआ है आपके, बजट इकोनॉमिक बजट, रेडा इट इज इकोनॉमिक बजट, अंडर इकोनॉमिक बजट 21 to 22, इट्स इकोनॉमिक बजट। ओके क्लियर? रेडा क्लियर हो गया? इकोनॉमिक बजट है और कुछ नहीं है, इट इज इकोनॉमिक बजट। बजट ऑफ इकोनॉमी कह सकते हो, ये इकोनॉमिक बजट इज अ फुल फॉर्म ऑफ बीई। ओके प्रेरणा, तो ये आपका इकोनॉमिक बजट है आपका, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को खोलेंगे, हेल्थ केयर सेंटर्स को खोलेंगे, वायरोलॉजी जो वायरस को पता लगाने के लिए जो लैब्स खोली जाएंगी, मतलब ये प्रोग्राम था। फिर हमने कुछ देखा था न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन के साथ किसको मर्ज कर दिया गया था, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को, पोषण अभियान। पोषण अभियान किनके लिए था? जो बेसिकली जिनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन लेवल जिनका बहुत ज्यादा डाउन होता है, ठीक है, उनके लिए बेसिकली। वैक्सीन के लिए कितना फंड था, जल्दी से बताइए, वैक्सीन के लिए कितना फंड था, एक बार मुझे जल्दी बता दिए। वैक्सीन के लिए कितना फंड था? 35,000 करोड़। 35,000 करोड़, यस। मतलब आपको फंड ही याद करना है, ठीक है। डायरेक्ट फंड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखो क्लास, आपको मैं बता दूं, करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा होता जा रहा है। हर पेपर में आपका करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता जा रहा है। करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, भी डिस्कस करेंगे, पहले बजट कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलो, आप डेली, आप पोर्टल से डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो? पहले मुझे जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। all you are reading the current affairs from the portal, डेली पर्पस से पढ़ा करो, क्योंकि वो करंट अफेयर्स मैं ही बना रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाने वाला है। अच्छा, वो कंट्री, हाँ जो, यस मैम, रोमा मैम जो भेजती है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, वही आता है, वही चीज है आपकी, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स पूरा डिपार्टमेंट मेरे पास ही है, टेंशन ना लो, ठीक है, बिल्कुल वही जाएगा आपके पास जितना आपके लिए रिलेवेंट है,
ठीक है, आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए आपका रिलेवेंट है। ठीक है, चलो क्लास, हमने वाटर सप्लाई में भी देखा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इसमें देखा कितना पैसा आया था। क्लीन एयर के बारे में मैंने बताया था कितना फंड आया था। क्लीन एयर में स्क्रैपिंग समझ में आया था, स्क्रैपिंग पॉलिसी सबको क्लियर हुई थी। स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या होती है? स्क्रैपिंग पॉलिसी Yes, वही sir. था कि जो अगर आपका व्हीकल 15 साल तक हो जाता है, वह कमर्शियल व्हीकल होता है, तो कमर्शियल व्हीकल जो कि आप कमर्शियल पर्पस से यूज करते हो, एज ए यूज एज ए पर्पस ऑफ द बिजनेस, तो वो 15 साल बाद आपको क्या करना होगा? दिखाना होगा, रिपेयर कराना होगा। मतलब अगर वो तरीके से करने लायक होगा तो ठीक है, अगर वो करने लायक नहीं होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से उसको बेच देना होगा मार्केट के अंदर, उसको स्क्रैपिंग करा देनी होगी। ये देखा था बेसिकली हमने। ठीक है, अब बाकी हमने पीएलआई की फुल फॉर्म बताई थी मैंने। टेक्सटाइल में बताया था, टेक्सटाइल में कौन सी वो यूज करी जाती है, कौन सा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट के द्वारा, बताइए जरा। टेक्सटाइल के लिए मित्रा, बताया था मित्र 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 के बारे में बताया। आपसे क्वेश्चन यही आएगा, मित्र इनिशिएटिव बाय द मित्र इज अ टॉपिक व्हिच इज डिस्कस्ड इन अ रिसेंटली बजट, इट इज रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, या किस चीज से रिलेटेड है। जिस ऑप्शन में आपको टेक्सटाइल दिखेगा उसमें आपको टिका हुआ। आपको मैं बता दूं, कल आपका क्लास सीडीएस का पेपर था, आप जानते होंगे सीडीएस के पेपर में जल्दी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, तो देखा गया मैक्सिमम क्वेश्चन स्कीम बेस्ड थे। स्कीम बेस्ड जितने भी होते हैं, आपकी जो स्कीम्स करंट के अंदर आपकी हो रही हैं, वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और उसका पर्पस क्या है, मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब जो भी चीज आपका, जो भी स्टेट्स रिसेंटली बनाता है, जैसे मैंने आपको बताया था गोवर्धन बनाया गया था, आपको मैंने बताया था गोवर्धन किससे रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मतलब इस तरीके से आएगा, गोवर्धन ऐप which is implemented by the government of India in the month of February, it is related to which ministry, तो आप बताओगे एग्रीकल्चर से था। मतलब इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपका। पहला एनर्जी आइलैंड किस देश में बनने वाला है, ये क्वेश्चन बैंक के पेपर में आने वाला है, मुझे बताओ जरा। पहला एनर्जी आइलैंड डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क में एनर्जी आइलैंड, देखो ये कॉम्पिटिटिव में रहते हैं, डेनमार्क हो गया आपका, नॉर्वे हो गया, इसमें आपस में कंपटीशन चलता रहता है। जब भी रैंक आती है आप देखते हो नॉर्वे रैंक पे होता है, या डेनमार्क होता है, या न्यूजीलैंड होता है। अच्छा, पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर जो पूरा कोरोना फ्री हो गया है, बताइए सर। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट यूटी इन द इंडिया which became corona free? अंडमान निकोबार, यस, अंडमान एंड निकोबार, यस। कितने डिग्री चैनल है यहाँ पे? हाउ मच डिग्री, एसएससी वाले बताएंगे कितने डिग्री चैनल है यहाँ पे? हाउ मच डिग्री चैनल इन अंडमान निकोबार? कितने डिग्री चैनल होता है यहाँ पे? जैसे 9 डिग्री, एसएससी वाले बताएंगे, केवल नॉर्मल पूछ रहा हूं मैं। 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, कितने डिग्री होता है? 10 डिग्री चैनल होता है यहाँ पे। ठीक है, 10 डिग्री चैनल क्या होता है? एक्चुअल सिचुएशन। ठीक है, and more it's a meaning degree channel where is Andaman is situated, at what angle, at what degree it is situated. There is some channels होते हैं ना, जिसके थ्रू आपके वो चीजें होती हैं, आपके रिवर्स, आपके आइलैंड्स वहां पे होते हैं। बेसिकली द channel is generally used to locate the position of Andaman. But what is the position of that Andaman? That is called channels. It's a 10 degree channel. ये 10 डिग्री चैनल है, कल सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट 10 डिग्री चैनल, वो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब इतना मैं नहीं पढ़ा रहा। सर 10 डिग्री चैनल, यस, इट इज सेम एज लैटिट्यूड। यस, लैटिट्यूड की तरह तो 10 डिग्री चैनल होता है आपके, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ऐसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी में। आपके बैंकिंग से कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, अच्छा ओके। उसके बाद क्या होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इंफ्रास्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है? एनपीआई, एनआईपी मतलब क्या होता है आपका? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट्स को बढ़ाए जाएंगे, इसमें सारी मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट करेंगी, ये कुछ बताया था मैंने। फिर इस तरीके से उनको कैपिटल करने के लिए मार्केट बताई थी। फिर मैंने बताया था रेलवे के लिए 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कब होगा, जल्दी बताओ कौन से ईयर में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन? ये क्वेश्चन पेपर में, यस 2023, यस 2023, यस 2023 तक 100% क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा आपके रेलवे के अंदर। ब्रॉड गेज बन जाएंगे, ब्रॉड गेज जितने भी होते हैं, जो कहते हैं ना बड़ी, आजकल आपने सुना होगा, आप अगर छोटे सिटी से यूपी वगैरह में, कहते हो ना यूपी वगैरह में बहुत भी चल रहा था रेलवे को, छोटी लाइन सारी बंद कर दी जाएंगी। आपने सुना होगा सारी छोटी लाइन है रेलवे की, उसको बंद कर दी जाएंगी। 2 लाइन चलती थी ना जब बचपन में आप करते हो, तो बड़ी लाइन से ट्रेन पकड़े कि छोटी लाइन से ट्रेन पकड़े? आपने ऐसे मम्मी पापा आपके बोलते होंगे जल्दी यूपी के अंदर, छोटी लाइन की ट्रेन पकड़े, बड़ी लाइन की पकड़े। एक आगरा सिटी होता था, एक आगरा फोर्ट जंक्शन होता था। तो जितने भी सिटी स्टेशन है
अब वो सब खत्म कर दिए गए, उसमें क्या कि ब्रॉड गेज करा गया, यही एक ब्रॉड गेज है। इसका मतलब क्या होता है, बड़ी लाइन बिछा दी जाएगी और छोटी लाइन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ रेलवे। ठीक है, रेलवे के अंदर ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा और आपके कॉरिडोर्स हैं, जो आपकी वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर्स हैं, उनको जोड़ दिया जाएगा। ये एक मेकिंग इंडिया का प्रोजेक्ट है आपके। मेकिंग इंडिया के आप जानते होंगे, जितना जितना भी कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टोटली आपका मेक इन इंडिया पे बेस्ड है आपके। ठीक है, और विस्टाडोम ट्रेनें चली जाएंगी आपकी। अब देखो तेजस भी चला दी गई है दोबारा से। अब तेजस, अगर आपने करंट पढ़ते हो गए, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, आपने देखा भी होगा। देखो एक चीज बताऊं क्लास, आप गूगल यूज करते हो ना, गूगल में जब आप लोग सर्चिंग करते हो तो आप देखते हो कई सारी न्यूज आती है, गूगल न्यूज, वो जरूर पढ़ा करो, बहुत इफेक्टिव न्यूज होती है। मतलब उसके अंदर एक तो फास्ट आती है न्यूज, और एक अच्छी, मतलब उस करंट अफेयर्स वहां से भी प्रिपेयर अच्छी कर सकते हो। आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग जब गूगल मीट वगैरह गूगल पे सर्च करते हो तो आप देखते हो कि उसमें न्यूज आती है आपके। यस, तो उसको नीचे आ जाता है, हाँ वो जरूर कर लो, जरूर यूज करो, क्योंकि उसमें अच्छा काफी आती है न्यूज, मतलब बहुत फास्ट आती है। रिक्रूटमेंट न्यूज भी आती है, बेसिकली जो करंट में वैकेंसीज आने वाली हैं या चल रही हैं, उससे रिलेटेड चीजें बहुत आती हैं। देखो डेज पढ़ते रहो, ये सारी चीजें हैं तो ध्यान रखना, अब क्लियर होती जाएंगी। चलो फिर कोई बात नहीं। अब हमने बताया था कि अर्बन में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है तो हमें क्या पड़ेगी, मेट्रो चलानी पड़ेगी। अब मेट्रो का कंस्ट्रक्शन ज्यादा चल रहा है और बजट इसके लिए बेसिकली बताया गया था आपको। पावर की बेसिस मैंने बताया था, शिपिंग के बारे में बता दिया था, पेट्रोलियम। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, अगर किसी को नाराजगी ना हो तो एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आपको पता होगा रामविलास पासवान, नाम सुना है? रामविलास पासवान सुना होगा सबने, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे। इनकी हाल ही में डेथ हो गई थी, हाल ही में भी डेथ हुई है, तो वो मिनिस्ट्री किसको दी गई है? कल क्वेश्चन पेपर में आया और दिल्ली हाई कोर्ट के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यस सर, तो रामविलास पासवान इज अ, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे, कंज्यूमर्स वगैरह जो उपभोक्ता होते हैं उसके एक अफेयर मिनिस्टर थे। उनकी डेथ होने के बाद वो मिनिस्ट्री किस पर्सन को दी गई है? दैट इज माय क्वेश्चन। एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई, वो किस पर्सन को एडिशनल चार्ज दिया गया उस मिनिस्ट्री का? ट्राई कर सकते हैं, कल के क्वेश्चन पेपर में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई, कोई ट्राई करना चाहो? ऋषभ यू आर राइट, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो वर्तमान में हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, ठीक है, पीयूष गोयल, उनको ये चार्ज दिया गया आपके। यस गोयल, यू आर राइट, पीयूष गोयल को एडिशनल चार्ज दिया गया कंज्यूमर अफेयर। साधन पांडे नहीं होगा? नो 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 नो, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल इज द राइट आंसर। हितांशु, पीयूष गोयल इज द राइट आंसर। ये कल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कल दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर था। मैक्सिमम 45 में से आप देख सकते हो, 45 में से 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ओके सर, कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है पीयूष गोयल को? कंज्यूमर अफेयर। दीप्ति, कंज्यूमर अफेयर मैंने लिखा है ऊपर, आपके जस्ट ऊपर वाली चैट में लिखा है मैंने, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर्स, एडिशनल चार्ज उनको दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। चीजें, उज्ज्वला स्कीम सबको पता होगा, उज्ज्वला स्कीम किससे रिलेटेड है? सबको पता होगा उज्ज्वला स्कीम रिलेटेड टू एलपीजी कनेक्शन। अब 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस को और बढ़ाया जाएगा, ये सैंपल पढ़ा था हमने। फिर हमने गिफ्ट सिटी के बारे में देखा था, और एफडीआई लिमिट्स, शायद लास्ट पॉइंट मैंने एफडीआई लिमिट पे छोड़ा था। यस आई एम राइट सर, और रेलवे भी उनका ही है ना? यस यस कृतिका हरिहरन, रेलवे मिनिस्ट्री भी आपके पीयूष गोयल संभालते हैं। ठीक है, एलपीजी आपका हो गया, ठीक है, और रेलवे मिनिस्ट्री भी वही संभालते हैं, और जो एनर्जी वाली मिनिस्ट्री भी है, कोल एनर्जी वगैरह भी है, बेसिकली एनर्जी वाली भी इसी के अंदर ही आपकी आती है, जो पीयूष गोयल संभालते हैं। ठीक है, एडिशनल चार्ज दिया गया इससे पहले। अच्छा मुझे एक क्लास बताओ, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूं आपसे, ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो रिलेटेड है। अभी जॉय बिडेन के बेटे ने एक किताब लिखी है, हंटर बिडेन। हंटर बिडेन इज द नेम ऑफ द सन ऑफ जॉय बिडेन। जॉय बिडेन जानते हो ना, एवरीबॉडी नो हु इज जॉय बिडेन? जॉय बिडेन जो आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, कहां के? यूएसए के, प्रेसिडेंट ऑफ। यस यस, कौन से नंबर के बेतांशु? कौन से नंबर के हैं? कौन से नंबर के हैं? 46। आजकल ये पेपर में बहुत पूछा जा रहा है, कि कल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपका 47 नहीं, नो प्रेरणा, नॉट 47 जो कमला हैरिस है। कमला हैरिस बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। कमला हैरिस आपको पता होगा, बिकॉज
आई थिंक शी बिलोंग्स फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया, इंडो यूएसए है आपकी, ठीक है, इंडो अमेरिकन है आपकी बेसिकली। वो प्रेसिडेंट बनी है, वाइस प्रेसिडेंट बनी है 47 नंबर की, ठीक है, बट जो आपके बने हैं वो 46 नंबर के बने, ठीक है, फर्स्ट वाइस इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, यस। ओके, तो समझ रहे हैं ना चीजें, ऐसे क्वेश्चंस कल के पेपर में आए हुए हैं आपके, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं और कल के पेपर में पूछा गया है आपके, इसलिए बेसिकली मैंने आपसे पूछा, ठीक है। सर किताब का नाम क्या बताया सर आपने, हंटर बाइडेन के कुछ क्या बताया? हंटर बाइडेन की किताब का नाम है आपकी ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स, यस, आज की करंट अफेयर में मैंने मेंशन भी करा वैसे, ब्यूटीफुल थिंग्स। आज की करंट अफेयर जब आपको पहुंचेगी तो उसमें आएगा क्वेश्चन, आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि करंट में रिसेंटली में भी प्रेसिडेंट बने हैं तो उनके बेटे इंपॉर्टेंट है, 51 साल के हैं। जल्दी उन्होंने बहुत अच्छी थिंग है, अच्छा मतलब अच्छी बात को डिस्कस करा है इस किताब के अंदर। उन्होंने अपनी बचपन की बातें डिस्कस करी है कि बेसिकली वो बहुत अल्कोहल एडिक्टेड थे, जो आपके जॉय बिडेन के बेटे थे वो बहुत ज्यादा अल्कोहल जो थे बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे, वो एडिक्टिव थे। उन्होंने अपनी ये एडिक्शन को कैसे रिमूव करा, कैसी चीजें सपोर्ट लिया, मतलब बहुत एडिक्टेड पर्सन के बारे में थोड़ा सा बताया है, जो अल्कोहल एडिक्टेड थे, इससे रिलेटेड एक किताब है। आपको किताब का नाम याद रखना है क्योंकि और किताब पूछेगा, इन द मंथ ऑफ फरवरी दिस ब्यूटीफुल थिंग्स इज अ बुक रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऑप्शन में जॉय बिडेन भी आएगा, हंटर बिडेन भी आएगा, इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो आपको हंटर बिडेन को सीधा टिक करना है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट सिनेरियो से इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई चीज करंट से रिलेटेड होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब क्लास ये तो बहुत रिसेंटली हुई थी। अब हमने एफडीआई के बाद अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटजी सेल। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज क्या होती है लॉस में जाती है, मतलब आपका क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन में जो मोदी जी आप देख रहे हो डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, मतलब उसको प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको प्राइवेट कंपनीज को दे दे रहे हैं, उसका ट्रेंड है जितना भी है सब कुछ, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल डिसइन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उससे गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभी बजट में डिस्कस कराया गया है डिसइन्वेस्टमेंट करने के। यस यस ऋतिका, ये प्राइवेटाइजेशन का मेन कॉज ये लॉस में जा रही कंपनी तभी होता है। यस, लॉस में होती और है, कोई कॉज नहीं होता। नहीं, बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो एक्चुअल कॉज होता है वो लॉस में जाना, मतलब गवर्नमेंट स्पेंड वहां ज्यादा कर रही है, मतलब लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं मिला, तो उसको प्राइवेट कर देंगे। अगर एक बार बताओ, आपका बिजनेस नहीं चलता तो कभी कभी आप लोग बोलते हैं कि फ्रेंचाइजी पे दे देता है इसको, फ्रेंचाइजी में चलेगा, तो उसी तरीके से वो चीजें आपकी। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि टोटल डिसइन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है उससे कितना पैसा मिल रहेगा। अब किसी कंपनी को दोगे तो उससे पैसा भी तो मिलेगा ना, तो कितना मिलेगा, तो ये आपका मेंशन्ड है पीपीटी में, कितना है 1,70,000 करोड़, इतना पैसा मिलेगा। मतलब अब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो गवर्नमेंट टोटल डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, जो बजट में डिस्कस करा गया, उससे कितना अमाउंट मिलने के चांसेस है, ऑप्शन में ऐसे आएगा क्वेश्चन। आरबीआई में क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आने के चांसेस आरबीआई के पेपर में, तो उससे पेपर में क्योंकि डिजिट्स पे क्वेश्चन तो बेसिकली ये सारी कंपनीज वो सेल करके इतना पैसा मिलेगा गवर्नमेंट। यस गवर्नमेंट को मिलेगा, वो गवर्नमेंट के पास खुद ही पैसा नहीं था अभी, तो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। अब वो कंपनीज कौन कौन सी हैं, एक तो बीपीसीएल हो गई आपकी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल का नाम सुना होगा। एयर इंडिया तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, सबको पता होगा, एयर इंडिया जानते हैं ना आप लोग। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईडीबीआई तो बड़ी फेमस चल रही है आजकल, सबको पता होगा। आईडीबीआई पूरी तरीके से समाप्ति हो चुकी है एक तरीके से, पहले आईडीबीआई को एलआईसी ने खरीदा था, ठीक, अब एलआईसी खुद ही डूब गई है, एलआईसी का खुद ही प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पवन हंस हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती कंपनी, बहुत फेमस थी। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, एनर्जी से रिलेटेड है। अब 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब ये पता नहीं है वो कौन सी 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है, बट मैं आपको बता दूं 2 पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी है। एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई, वो 2 अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन हो सकता आने वाले टाइम पे अदर देन एक्सिस, यस अदर देन एक्सिस आपके 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है आपके, बेसिकली जहां तक है पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। यस, बैंक ऑफ बड़ौदा और आपका पीएनबी। अच्छा, पीएनबी का हेडक्वार्टर कहां पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पीएनबी? पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली। यस, द्वारका में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, और इसके साथ कौन सी 2 बैंकों का मर्जर हो चुका है? विजया बैंक और विजया बैंक, विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, विजया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, ओके। हाँ, वो उसके साथ है। तो आपके 2 पीएनबी के साथ कौन सी है?
ओबीसी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूबीसी, एंड ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूबीआई। ओबी, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड यूनियन बैंक नहीं। ऑफ इंडिया। हाँ, यूनियन नॉट यूनियन, यूबीआई तो यूनियन बैंक को ही, वो तो अलग है, सोनाली वो तो सोनाली आपके यूबीआई इलाहाबाद तो बैंक। यूनियन। हाँ, तो आपके ओबीसी प्लस आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, मर्जर है। भरोसे का प्रतीक जानते हैं ना, लिखा रहता है। ब्रांड एम्बेसडर इसके विराट कोहली हैं। जब भी आप जाते हो तो ब्रांड एम्बेसडर का नाम होता होगा आपके, ठीक है। मल्लिका इसके, अच्छा सीईओ कौन है इस समय? हु इज द करंट सीईओ ऑफ पीएनबी? बैंकिंग वाले को ले, कैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं उनके लिए। सीईओ बैंक पीएनबी, हु इज द करंट सीईओ ऑफ पीएनबी? प्लीज ट्राई बैंकिंग स्टूडेंट। I want an answer from a bank side student. Is it Rao? हाँ जी, Rao. हाँ ओके। मल्लिका अर्जुन, इट्स हु इज द करंट सीईओ ऑफ मल्लिका अर्जुन? ऐसी आवाज प्रॉब्लम आ रही है। मल्लिका अर्जुन इज अ करंट सीईओ ऑफ पीएनबी। मल्लिका अर्जुन राव, यस मल्लिका। अरे मल्लिका शेरावत नहीं, मल्लिका अर्जुन राव। मल्लिका शेरावत के नाम से याद कर सकते हो अगर आप भूलो नहीं, ठीक है। करंटली ये बैंक का आई थिंक पूरा नाम एस मल्लिका होगा, मुझे एसएस पता था। हाँ कोई बात नहीं, अगर आपको कोई बात नहीं विदांशु, इट इज ओके, आपको पता है आप ठीक होगा एसएस, मुझे एसएस से पता था। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको बेसिक पता है ना, एसएस मल्लिका अर्जुन, कोई प्रॉब्लम नहीं, एसएस भी है उनके नाम में। मैं भी नाम पूरे याद नहीं करना, वो नाम करके करना क्या भाई, कोई मुझे हिस्ट्री फोटो लिखनी उसके। मैं मल्लिका अर्जुना भूल गया था, मैंने एसएस राव करके याद था, तो इसलिए मैं एसएस राव। कोई बात नहीं, राव मिल जाता ऑप्शन में आपको, कोई इशू नहीं है। ओके थैंक यू। अगर आता तो ठीक है, चलो कोई नहीं इशू है। अब हमारे 2 पिलर खत्म होते हैं, तो हमारी सत्यनारायण कथा की 2 पिलर खत्म हो चुके हैं, 2 अध्याय खत्म हो चुके हैं। 2 अध्याय खत्म हो जाते हैं तो तीसरा बोलते हैं ना, अध्याय खत्म हुआ, चलो भाई अब तीसरे पे चलते हैं, ठीक है। कुल सत्यनारायण कथा की दूसरा पार्ट खत्म, अब तीसरे पार्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब तीसरा पार्ट क्या है, देखो हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एस्पायरेशनल इंडिया। अब इसके अंदर क्या आएंगे, एग्रीकल्चरल, फिशिंग, मतलब इस पे कहां फोकस करा गया। देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर। अच्छा एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है, फ्रॉम विच सेक्टर एग्रीकल्चर बिलोंग, जल्दी से बताओ मुझे। पहली बात एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है, थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। फ्रॉम विच सेक्टर एग्रीकल्चर बिलोंग? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कुछ नहीं होता फ्रेंड, प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है। प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर, यस। प्राइमरी में जिसमें रॉ मटेरियल आते हैं, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिसमें रॉ मटेरियल आते हैं, मतलब जो कच्चा माल होता है, ठीक है। प्राइमरी इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, इसमें फिशिंग आती है, माइनिंग आती है, जब हम किसी चीज की मच्छी पालन करते हैं आप लोग, ठीक है। माइनिंग मतलब आपकी खनन से आपको आपके ओर्स वगैरह निकालते हैं, ये क्या है, रॉ मटेरियल जिसमें मिलता है, यस। फॉरेस्टिंग वगैरह ये सब क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर होते हैं। फिर इसके बाद आता है कि सेकेंडरी सेक्टर, थोड़ा आप लोग अलग से नोट डाउन कर सकते हो, इसमें नहीं है लेकिन आप अलग से मेरे कभी भी पाप पढ़ना, आप पीडीएफ पे पूरी तरीके से डिपेंड तो रहोगे, साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहो साइड बाय साइड, क्योंकि मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा है मेरा बताने का तरीका। सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं आपकी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी में क्या आती है, इंडस्ट्रीज, मतलब जो कच्चा माल आपने बनाया, कच्चा माल निकाला, वो आपने क्या करा, उद्योग में भेजा। अब उद्योग में भेजने के बाद क्या हो, उससे एक फिनिश्ड गुड बना, उससे क्या बना, वी आर गेटिंग सम फिनिश्ड गुड। वो फिनिश्ड गुड क्या होते हैं, टर्शियरी सेक्टर की, वो जिसमें होते हैं सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या होते हैं, टर्शियरी सेक्टर होता है। या जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, या जितने भी कॉल सेंटर आते हैं, वो क्या होते हैं, या ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, उसके थ्रू हम उसको ट्रांसफर करते हैं या माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन। वो क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी सेक्टर होते हैं, आपके टर्शियरी सेक्टर होते हैं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन ऑफ इंडिया, और एवरीबॉडी नो दैट एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन ऑफ इंडिया। अच्छा हमारी इकोनॉमी कैसी है, जल्दी से बताओ, हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी, यस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में, एसएससी के पेपर में जल्दी क्वेश्चन आते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर, जल्दी से बताओ, एग्रीकल्चर का फादर कौन है? जेथरो टूल, सॉरी ही इज द फादर ऑफ टिलेट, सॉरी नो वही तो मैं क्या बता रहे हैं, हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर। ये नोट डाउन करेगा, प्लीज नोट डाउन 10 पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट्स
इकोनॉमिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एसएससी और बैंकिंग वाली, उसमें नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है, ही इज अ फॉरेन फादर। अगर मैं इंडियन फादर पूछूं, मेरा फादर भी दो बता रहे हो, एक अंग्रेज फादर और दो शादी करवा दी आपने। इंडियन फादर कौन है? इंडियन फादर अगर मैं पूछूं तो एमएस स्वामीनाथन। सब नोट डाउन कर लेना, पेपर में पूछा जाता है, हु द फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? He is also the father of green revolution. हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन भी है, तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है ग्रीन रेवोल्यूशन सर। Is related to wheat. हाँ, वीट और ये सब चीजों, वीट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ना, Yeah, है तो एग्रीकल्चर के पार्टी, कृषि से actually it's a broad branch, sir. हाँ Wheat is just element. हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन भी पूछे तो आप बता सकते हैं। तो स्वामीनाथन, देखो दोनों बता देता हूं, ठीक है। जो अंग्रेज वाले पिता है वो है नॉर्मन बोरलॉग, और जो इंडियन वाले पिता, जो भारतीय पिता है वो स्वामीनाथन है। प्लीज नोट डाउन कर लेना। अब बहुत हो गई बातें एग्रीकल्चर के बारे में, समझ में आ गया सबको। अब एग्रीकल्चर के लिए जो पैसा खर्च करा जा रहा है, मतलब एग्रीकल्चर में पैसा आपका क्या है, एनहांस करा गया। बेसिकली क्या करा गया एग्रीकल्चर के अंदर आपके, एनहांस टू 16.5 लाख करोड़ रुपए लगाया गया। तो प्लीज इतना नोट कर लीजिएगा कितना बजट एग्रीकल्चर के लगाया गया है। अब ये कहां खर्च करा जाएगा, ये एफवाई की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल ईयर, इट्स अ फाइनेंशियल ईयर, एफवाई स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर। अभी पैसा कहां लगाया जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के लिए। एनिमल हस्बेंड्री होता है मतलब हस्बैंड नहीं, आपका पशुपालन के लिए। डेयरी में पैसा खर्च करा जाएगा, डेयरी वगैरह में बेसिकली जहां दूध दही, फिशरीज में पैसा खर्च करा जाएगा। मतलब मछुआरों को एक बिजनेस मिलेगा इससे बेसिकली, मतलब उन पे खर्च करा जाएगा। और टू बी फोकस एरिया, जितने भी फोकस एरिया ये होता है। अब क्लास क्या होता है, ये जो टर्म्स है, ये जो आप देख रहे हो ना RIDF, ये क्या होती है, टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। RIDF क्या होता है, फंड दिया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन देखो, ये RBI ग्रेड बी का क्वेश्चन है, उससे शर्त लगा लो ये RBI ग्रेड बी में क्वेश्चन आने वाला है कि जो बजट पास हुआ है 2021-22 का, उसमें एग्रीकल्चर में RIDF के लिए कितना पैसा इंक्रीज करा गया, मतलब 30,000 करोड़ से कितना कर दिया गया, 50,000, 40,000, 25,000 करोड़, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। तो इट इज क्लियर व्यू। RIDF क्या होता है मैं बता देता हूँ, रूरल, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाती है। बेसिकली क्या होता है RIDF, क्या होता है, जो आपकी नबार्ड होती है। एनीबॉडी नो व्हाट इज नबार्ड? नबार्ड के बारे में पता है ना सबको, नबार्ड? Yes, sir. Yes. नबार्ड के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं आपको। देखो नबार्ड क्या होती है, नबार्ड की फुल फॉर्म बताइए। देखिए कभी एसएससी के अंदर नबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, बैंक में नहीं आती, लेकिन एसएससी की फुल, मुझे पूरा फुल फॉर्म बता के दोगे नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ National नबार्ड? Bank for Agriculture and Rural Development. अरे और सब सो रहे हो क्या? मितांशु ही जाग रही है केवल, ऑल आर स्लीपिंग क्या? नेशनल एग्रीकल्चर for banking and rural development. Yes, National Bank for Agriculture and Rural Development. Sriyansh, you're right. Please note down the full form of NABARD. NABARD की जो फुल फॉर्म है इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, NABARD का हेडक्वार्टर कहाँ पे, सॉरी NABARड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? Which year? 1982. एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 12 July 1982. यस, 12 जुलाई को नबार्ड डे भी बनाते हैं हम लोग, 1982। अब क्या होता है, आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछता है कि नबार्ड कब बना था। अभी रेलवे के पेपर में बहुत क्वेश्चन आए थे। देखो मैं थोड़ा मिक्स लेके चल रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग द होली द बजट, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द जनरल क्वेश्चंस व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैंकिंग एस्पायरेंट एज वेल एज फॉर एसएससी एस्पायरेंट बोथ। ठीक है, मैं दोनों को इक्वल मौका दूंगा। ठीक है, 1982 में 12 जुलाई, आपको 12 जुलाई को क्या होता है आपका ये बनाया जाता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओगे, 18 जुलाई को एक फेमस पर्सनालिटी है, 18 जुलाई को एक फेमस पर्सनालिटी है जिसकी एनिवर्सरी बनाई जाती है। एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? 18 जुलाई को एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आई थिंक 12 जुलाई को मलाला डे भी बनाया जाता है। मलाला यूसुफी का नाम सुना है? यस राधिका, यू आर राइट। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हो ना? एवरीबॉडी नो हु इज नेल्सन मंडेला? ही बिलोंग्स फ्रॉम अफ्रीका। Yes, Africa. ब्लैक कॉन्टिनेंट, जहां पे आपके काले लोग ज्यादा होते हैं, ब्लैक कॉन्टिनेंट अफ्रीका से बिलोंग करते थे।
बेसिकली यही इसी के लिए बेसिकली नेल्सन मंडेला को जाना जाता है, जो सफेद गरीब मतलब एक तरीके से काला गोरा के जो भेदभाव बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसके लिए उन्होंने बेसिकली वहां के लिए लड़ा था बेसिकली इसके लिए, तो इसलिए उनको बेसिकली नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। और डेमोक्रेसी के लिए जैसे हम लोग गांधी जी को मानते हैं उसी तरीके से अफ्रीका लोग नेल्सन मंडेला को मानते हैं, ऐसा समझ लो, बस हिसाब किताब वहां का यही है। तो NIDF के लिए कितना फंड बढ़ा दिया गया है? 30,000 करोड़ से कितना कर दिया गया है? 40,000 करोड़। और ये RBI ग्रेड बी का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 1 में। कोई रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को, नोबडी कैन स्टॉप इट। अगर आप RBI ग्रेड बी का क्वेश्चन भर रहे हो फॉर्म, दो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो प्लीज वो ध्यान रखिएगा 30,000 करोड़ से पूछेगा कितना बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस RBI ग्रेड बी में आते हैं। तो कितना कर दिया गया है? 40,000 करोड़। देखो एक तो बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा नाबार्ड इसको कंट्रोल कर रहा है, और तीसरा क्या है, और ये बजट फेवर्स में चल रहा है। तो ये 3 एक फैक्ट है जिसलिए मैं कह सकता हूं ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सर ये आप कैसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको 3 रीजन भी दे दिया इसके, ये ध्यान रखना। और आपको मैं हर चीज प्रूफ के साथ दूंगा, ये ध्यान रखना। वॉट एवर आई टीच यू, आई गिव यू द प्रूफ। मैं हवा में बात नहीं करता हूं, हमेशा प्रूफ से बात करता हूं, ये ध्यान रखना। एक टीचिंग का मेरा है थोड़ा सा, ठीक है। आज मैंने सुबह साइंस एंड टेक का बैच पढ़ाया था, बेसिकली इसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो केमिस्ट्री में मैंने वही क्वेश्चंस जो पढ़ाया था उनको, और वही आज CDS के पेपर में आए हैं। आप पूछ लेना साइंस एंड टेक वाले बच्चों से, ठीक है, और पेपर भी देख लेना CDS के अंदर। तो उसी तरीके से 2 चीज होगी, वो चीज प्रूफ से होगी। अब क्लास पेपर में ये आ सकता है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। देखो ये क्वेश्चन हालांकि आपके पेपर में नहीं, लेकिन ये क्वेश्चंस क्या होंगे, ये क्वेश्चन जनरली आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम क्या है। नाम से समझ में आ रहा होगा सबको कि ऑपरेशन ग्रीन क्या है। ऑपरेशन ग्रीन क्या होता है? हरियाली क्या होती है? हरियाली मतलब एग्रीकल्चर, स्कीम चलाई गई है। अब देखो ये क्वेश्चन भी RBI ग्रेड बी में आने वाला है, ये क्वेश्चन भी RBI ग्रेड बी में आने वाला है, शिफ्ट नंबर 2 में। 2 शिफ्ट में पेपर होगा, आपको मैं पहले बता देता हूं। अब पेपर में ये आएगा कि जो ऑपरेशन ग्रीन बजट 2021 में पास करा गया है, बहुत रीसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं पहले बता दूं RBI ग्रेड बी के अंदर 2 दिन की करंट अफेयर भी पूछ लेता है। बहुत मतलब करंट अफेयर्स तो उनका बहुत प्यारा सेक्शन है। अगर आप पिछले 3-4 महीने की करंट अफेयर भी बहुत प्यार से और डीप में पढ़ के जाओगे, 80 में से 50 क्वेश्चन छाप दोगे, सीधा छापोगे आप। बहुत रीसेंट पूछता है आपको RBI। अब इसमें क्या पूछेगा कि ऑपरेशन ग्रीन के अंदर कितने पेरिशेबल प्रोडक्ट्स थे। आपको ऑप्शन देगा 21, 22, 23, 24। तो आप क्या टिक करोगे? व्हाट यू टिक इट, क्या टिक करोगे? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपको मैं स्टार्टिंग में ये बता रहा हूं, आई एम जस्ट टीचिंग यू कि इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अगर आप क्वेश्चन को फॉर्म करने का तरीका समझ गए तो आप समझ जाओगे किस तरीके से क्वेश्चन आने, किस तरीके से नहीं आने। क्योंकि हमेशा इंटेक्ट टीचर का काम ये होता है कि बच्चों को सिखाना कि बच्चे किस रास्ते पे चले और किस रास्ते को फॉलो करें, और ताकि वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाए। बेसिकली टीचर का काम ये होता है। ये नहीं होता कि आपको पूरा घोल के पढ़ा दे चीजें। हर कोई घोल के आपको 100% नहीं पढ़ा सकता, बट आपको एक रास्ता दिखा सकता है। आई एम जस्ट शो यू द पाथ, यू हैव टू फॉलो दैट पाथ। इफ यू फॉलो दैट पाथ, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ये आप देख लेना, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। और ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, कितने पेरिशेबल गुड्स हैं आपके? 22 पेरिशेबल गुड है। ये 100% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब RBI ग्रेड बी इस पैटर्न पे क्वेश्चन फॉलो करता है। मतलब आप समझ रहे हो कि आप कल पेपर देने जाओ, कल को RBI ग्रेड बी, आपने फॉर्म भी फिल करा, 850 रुपए भी बर्बाद हो गए आपके, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं चला किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये बैंकिंग RBI की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल IBPS एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द पैटर्न। ज्यादा मैंने आपको पढ़ाया, आपको बस बजट के थ्रू मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। अब इसमें पूछ सकता है कि कौन सी क्रॉप। अब SSC वालों के लिए देखो क्या आएगा। SSC वालों के लिए पूछेगा जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम पास करी गई है, इनमें से कौन सी किस प्रोडक्ट के लिए नहीं है। तो बेसिकली किसके लिए? टोमेटो, पोटैटो और ओनियन। यही 3 सब्जी खाते हो आप लोग, टमाटर, आलू और प्याज। घर वाले बोलते हैं ना कि भाई यही सब्जी बनाओ, रोज टमाटर आलू की सब्जी बना देती हो, रोज प्याज की सब्जी बना देती हो, या प्याज के पराठे बना देती हो। तो ये क्या पेरिशेबल गुड्स हैं, दीज आर द पेरिशेबल गुड्स। और लेकिन अभी इसको एक्सटेंड करा जाएगा, मतलब इसको अब इतने से ज्यादा, मतलब ये क्यों हो रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेशन ग्रीन? कोई एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई कि क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऑपरेशन ग्रीन का पर्पस क्या? व्हाट्स द पर्पस ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन ग्रीन पढ़ा तो रहे हो, इसका पर्पस क्या है?
व्हाट्स द पर्पस ऑफ ऑपरेशन ग्रीन व्हिच इज डिस्कस्ड इन बजट बाय द निर्मला सीतारमन? क्या करना चाह रहे हैं इस ऑपरेशन ग्रीन? इसका एक मोटिव क्या है? मतलब एक सिंपल सी भाषा में एक मोटिव क्या है? टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट under Modi ambition to double the farmer income. Yes, that is the motive of Modi government, is to double the farmers income by 2022. It's the first purpose. And कैसे इंक्रीज होगा? हम ई नाम मंडीज बनाएंगे. मंडीज अब बोला कि 1000 मंडी और बनाई जाएंगी, मतलब मंडीज इस तरीके से बनेगी तो एक्सपोर्ट ज्यादा करें. बेसिकली वी हैव टू एक्सटेंड द एक्सपोर्ट, वी हैव टू एक्सपोर्ट द पेरिशेबल गुड्स फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब बनाएंगे अच्छी दामों में, मतलब बनाएंगे 2 रुपए की चीज और बेचेंगे 50 रुपए की चीज, तो फायदा किसको मिलेगा? फार्मर्स को मिलेगा. फार्मर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. दैट इज व्हाई द ऑपरेशन ग्रीन initiatives taken by the Nirmala Sitharaman while during the discussion of budget 2022. ओके, पर्पस समझ में आया? ऑपरेशन ग्रीन ये एक पर्पस था. ये मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में ये चीजें हुई है. बेसिकली बजट समझ में आ रहा है अभी तक सबको? ठीक है, और सो तो नहीं रहे और स्लीपिंग तो नहीं है ना? जागे हो ना सब? प्लीज रिटर्न जागे हैं, ये मत देखना सो रहे हैं सर. मैं इतना बोर नहीं कर रहा, थोड़ा समझा के चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि क्लियर हो. अब मैं पढ़ने के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो सब सो जाओगे. देखो जाग गए सब, जागे हैं सर? यस सर, जागते रहो. चलो, अरे बीच में रिप्लाई करते रहा करो यार, कम से कम हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है यार अब तुमको समझ में आ रहा है चीजें. और जिसको जो भी डाउट आए ना, जिसको जहां पे बोर लगे ना कि सर अब बोर हो रहा है, छोड़ देना, वो बता देना मुझे कि हाँ सर अब बोर हो रहा है. ठीक है सर, मंडी सिस्टम खत्म भी कर रहे हैं फार्म बिल से. अभी खत्म करने की बात चल रही है लेकिन खत्म हुआ नहीं है वो. ठीक है, बात चल रही है कि मंडी सिस्टम, कोई बात नहीं, अगर मंडी सिस्टम खत्म करेंगे वी हैव टू यूज अ मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी. हम टेक्नोलॉजी का मेथड भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, हाँ नोट्स भी बना, अनुष्का नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि ये मेरे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब में इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं जनरल पढ़ाता हूँ चीज को. अभी आपको तरीका पता चल जाएगा. अभी जब मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा ना तो पॉलिटी भी घुसेड़ दूंगा उसके अंदर, हिस्ट्री भी चली जाएगी, सब कुछ चलेगा उसके अंदर. मतलब एक जीएस का पूरा मतलब पूरा निचोड़ होगा पूरा चीजें. ठीक है, उस पर चलेंगे. हाँ नोट्स बनाते रहिए. हाँ उमंग, मैं आपकी बात कर रहा था कि आप बोल रहे हो जिस तरीके से मंडी सिस्टम खत्म कराया जाता है, अगर मंडी सिस्टम खत्म होता है देन वी हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी मेथड. हम टेक्नोलॉजी का यूज भी कर सकते हैं बाय सेल आउट द पेरिशेबल गुड्स ऑफ फार्मर्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. हम पोर्टल्स बना सकते हैं इस तरीके के, जैसे अभी आपने देखा था गोवर्धन पोर्टल बना दिया गया, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स बनाए गए हैं. तो पेरिशेबल गुड्स को हम विद द हेल्प ऑफ पोर्टल एक्सेसिबल कर सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में. ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं. ठीक है उमंग, चलो ओके यस. चलो फिर उसके बाद हम लोग क्या होंगे, ई नाम. अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ई नाम क्या रिलेटेड है. ई नाम के लिए एक तो पैसा कितने फार्मर्स को ये नहीं पूछेगा. ई नाम इज रिलेटेड टू मोर मंडीज, ताकि क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो. ट्रांसपेरेंसी मतलब एक प्राइवेसी हो, मतलब डेटा लॉस ना हो, और कॉम्पिटिटिवनेस. जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा चीजें क्या होगी, लोगों को सस्ती मिलेंगी. ठीक है, अब अगला क्या है, फिशिंग में क्या करना. अब फिशिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं. फिशिंग मतलब फिशरीज. अच्छा, फिशिंग की स्टडी को क्या बोलते हैं? फिशिंग की स्टडी को या कौन सा कल्चरल होता है? फिशिंग इज फिशरीज. फिशरीज नहीं, उसकी बेसिक कल्चरल क्या होता है पितांशु? पिसीकल्चरल. यस, गरिमा ने लिखा है और रिया ने बताया है मुझे करेक्ट. पिसीकल्चरल, पाइसिस पिसिस बोलते हैं ना, पिसिस पिसिस मतलब पाइसिस. पिसीकल्चर, पिसीकल्चर इज स्टडी ऑफ. देखो आपको यहाँ पे भी कन्वर्ट होता है, जैसे एग्रीकल्चर में बता दिया मैंने, फिशिंग का आ गया. तो एक ये इकोनॉमिक्स का पार्ट ही होता है क्लास. बेसिकली ये ज्योग्राफिकल पार्ट भी होता है. इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी इन एसएससी एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एसएससी और एज वेल इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी आल्सो. इकोनॉमी पढ़ रही है ना, क्योंकि बजट कैसे पास हो रहा है, इकोनॉमी में. और ये जल्दी साइंस में भी आ जाता है क्वेश्चन, और ये रीजनिंग में भी आ जाता है. जब एसएससी के पेपर देते हो कि ये कल्चरल इससे रिलेटेड है, ये कल्चर कैसे रिलेटेड होता है. मेरी स्टडी ऐसी होगी जो आपको हर सब्जेक्ट में एक्सेप्ट मैथ हर सब्जेक्ट में आपको मदद करेगी. ठीक है, इट्स अ पिसीकल्चर व्हिच इज रिलेटेड टू फिशिंग. ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं घुमाऊंगा. फिशिंग में चाहता तो मैं भी चालू हो जाता, लेकिन वो बैंक वाले स्टूडेंट है, फिर वो कहेंगे सर कहाँ चले गया. ठीक है, अब क्या होते हैं माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स. अब आपको पता है देखो क्या होता है, जिस तरीके से लॉकडाउन था, लॉकडाउन में माइग्रेंट्स लेबर्स
कभी कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। बेसिकली जो डेटा जो था वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में था, मतलब यू हैव नॉट इजीली कलेक्टेड द डेटा, कौन सा फार्मर या कौन सा मजदूर या कौन सा कारपेंटर या कैसे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो उनके लिए भी जनरली क्या होती है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और लेबर्स के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए बेसिकली, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये क्या है, स्कीम फॉर द बेनिफिशियरी टू रिक्लेम द राशन कार्ड। अब राशन जानते हो ना, राशन कार्ड वगैरह दिए जाएंगे प्रॉपर। माइग्रेंट वर्कर टू बेनिफिट्स स्कीम इंप्लीमेंटेशन शोवर 86% कवर हो गया आपके। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने स्टेट्स के अंदर आपका माइग्रेंट वर्कर लेबर्स अभी तक वर्क कर चुका है। 32 स्टेट्स के अंदर, अभी 4 रह गए हैं, उनको नेक्स्ट मंथ में आपको कर दिया जाएगा मतलब पूरा, क्योंकि आपको पता है स्टेट्स कितने हैं 28 और यूटीज कितनी है 8, टोटल कितना हो गया 36 में अभी 32 में ये इंप्लीमेंट हो चुका है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ठीक है। ओके, अच्छा एमएसएमई के लिए कितना प्रोजेक्ट आया है? आरबीआई ग्रेड बी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये पेपर में। 3 क्वेश्चन मैंने आरबीआई ग्रेड बी के बता दिया आपको। यस अनमोल यू आर राइट, 1 नेशन 1 राशन कार्ड होते हैं ना, 1 नेशन 1 कार्ड, ये बेसिकली वही चीज। एमएसएमई के लिए कितना प्रोजेक्ट है? एमएसएमई के लिए पहले बताओ मुझे सर, एक पोर्टल भी लॉन्च किया है माइग्रेंट लेबर्स के लिए। यस ये पोर्टल भी लॉन्च करा गया कि बेसिकली पोर्टल इज यूज फॉर द पर्पस कि कितने लेबर्स कहां से माइग्रेट हुए, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 ये सब चीजें होती। तो प्लीज जल्दी बताओ मुझे बजट कितना है एमएसएमई के लिए? 15,700 करोड़ रुपए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि you have to listen when you are listening the मोदी जी स्पीच, whether it is related to जब वो नॉर्मल स्पीच देते हैं या आप लोग नॉर्मल जो स्पीच सुनते हो उनकी, तो आपके संडे को आता है, कौन सा आता है वो नाम मैं भूल गया, उद्यम पोर्टल। यस उद्यम पोर्टल आपके जो था, अरे कौन सा था, मन की बात। आप लोग मन की बात सुनते हो तो मन की बात में बहुत एमएसएमई करते रहते हैं, एमएसएमई के लिए ये करेंगे, एमएसएमई के लिए वो करेंगे, ठीक है। तो एमएसएमई जब वो बोल रहे हैं तो वो आपको हिंट दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। मतलब जो अक्षर जो वर्ड मोदी जी की मुंह से निकले वो समझ जाना वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है। तो जो उनकी मुंह से निकल गया वो समझो वो तुम्हारे क्वेश्चन बन गया। सही बात बता रहा हूं। पहला एक टाइम होता था एसएससी के अंदर कि बोलते थे लोग गांधी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज के टाइम में जब पेपर होता है तो कहते हैं मोदी से क्वेश्चन आते हैं। ये राइट है, ये ट्रुथ है, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज गो थ्रू द, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप उनकी स्पीच सुनो। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू listen the speech of Modi ji every time. I'm just telling you, take the important points. और वो points आपकी study से कैसे related है. If you relate that point with your study, you will definitely get what kind of question is asked in your question paper. Are you understand what I'm saying? ये understand हो रहा है? तो यही चीजें हैं। आप लोग देख लो, मिनिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर के अंदर। अच्छा इस बार कौन आना था? 26 जनवरी को कौन आना था इस बार जो नहीं आ पाया, मतलब एज ए चीफ गेस्ट? बोरिस जॉनसन आने थे ना। ये कल के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कल दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर था ना, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि इस बार जो 26 अप्रैल को आपकी परेड होनी थी उसमें जो आने थे वो नहीं आ पाए। दैट इज कौन? बोरिस जॉनसन, यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि आपको पता है वहां पे यूके के अंदर नए स्पाइक्स पाए गए कोविड-19 के, जिसके कारण वहां की फ्लाइट्स वगैरह भी जितनी भी जाती हैं वो उनको भी इनकी जो सर्विसेज है उसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। तो बेसिकली ये चीजें करी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टीचिंग यू, प्लीज रिटेन इट इफ इट इज क्लियर टू ऑल। क्योंकि मेरी स्टडी मिक्स चल रही है। आई एम नॉट टेकिंग द टॉपिक बजट ओनली, I am just taking a general topic also, which is related to your examination and which is related to a SSC aspirant as well as banking aspirant. Okay? अगर मैं बजट ही पढ़ाने लग गया तो बोर हो जाएगी क्लास। बजट नहीं पढ़ाना, मजा है तब घुमा के पढ़ाओ। घुमाने में पढ़ाने में मजा भी आता है और चीजें भी होती हैं। तो हमारा तीसरा अध्याय भी खत्म हुआ, सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय खत्म हुआ। मतलब हम 3 पिलर अब तक पढ़ चुके हैं, जिसपे हमारा क्या है बेसिकली बेस्ड था आपका बजट। अब हम चौथे अध्याय की तरफ मूव कर रहे हैं। वी हैव टू मूव द टुवर्ड्स द 4th एडिशन ऑफ इकोनॉमिक बजट ऑफ 2021, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ये सब किससे रिलेटेड है? ह्यूमन कैपिटल। ये सब आपसे रिलेटेड है। जैसे मुझे कल जब मैं आपको प्रीवियस क्लास में आपको बजट पढ़ाया तो सब बच्चे कह रहे थे सर एजुकेशन पे पैसा कम खर्च कर रहा है। मुझे याद है किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल पे क्या है। देखो अब ह्यूमन कैपिटल के लिए क्या कर रहे हैं, मैंने यस आपने ही पूछा था, मुझे याद था किसी ने पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। अब एजुकेशन पे देखो पैसा कितना, मतलब आपका
रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन मतलब आपके जो मानव पूंजी है, मानव पूंजी, मानव आभी लोग है। मानव का डेवलपमेंट कैसा होगा? पढ़ के होगा। पढ़ के मतलब क्या होगा? एजुकेशन को ले जाएंगे। अब न्यू एजुकेशन, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताओ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितने ईयर बाद, पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई कब थी? पहले मुझे बेसिक क्वेश्चन बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेट पीसेस के पेपर में आया था। 2020 में आया था। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले टाइम कब आई थी? सबसे पहले 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 इसमें अमेंडमेंट करा गया है वो तो 2020 में। 1968 की 86 1986 में फर्स्ट टाइम आई थी आपकी। मैं देखो 1985 में नॉट उमंग, 1985 में आपका सार्क बना था। सार्क जो होता है, सार्क के अंदर जो आपके देश होता है, ठीक है। 1986 इज ईयर, मतलब अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो रहा है। मतलब 2020 में क्या आई है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट है। देयर आर सम चेंजेस इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मतलब आफ्टर 34 इयर्स, 34 साल बाद, क्योंकि जब 2020 से आप 1986 को घटाओगे यू गेट 34, आपको 34 मिलेगा। मतलब आफ्टर 34 इयर्स बाद ये क्या होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुझे कोई एक ब्रीफ में बता सकते हो क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी? व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी? बिल भी पास हुआ है, यस, अभी बिल कंफर्म हुआ है। अभी बिल शायद नेक्स्ट पीछे वीकेंड की बात है, आई थिंक सो। यस संजीत, 5+3+4 सिस्टम अभी स्टार्ट हाँ उसके स्तंभ पे बिल्कुल सही बता रहे हो। मैं भी बताता हूँ डिटेल में क्या है, देखो ठीक है, तो डोंट वरी। आप यस प्रेरणा, यू सेड कि अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो काफी सारे चेंजेस लाए गए हैं, तो ये खुद से नई पॉलिसी नहीं है, बस अमेंडमेंट ही है। अब ये अमेंडमेंट हो गया है। देखो मैम क्या होता है, आपको एक चीज बताता हूँ। आप वो बैंकिंग स्टूडेंट हो पहले कि एसएससी स्टूडेंट हो? मुझे बताओ पहले आप प्रेरणा, तब मैं बताऊँ आपको। दोनों ही। दोनों ही? अच्छा चलो फिर तो अच्छी बात है। देखो आप क्या होता है, देखो हमेशा क्या होता है, सबसे पहले बिल पास किया जाता है। अभी इसका बिल चल रहा है, ठीक है। अभी बिल क्या होता है, जब भी क्या होता है, जितनी भी आपकी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, मतलब जिसमें आपकी लोकसभा राज्यसभा होती है, ठीक है, उसमें मतलब 2/3 बहुमत चाहिए होता है, मैच्योरिटी चाहिए होती है। अगर वो बिल पास हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, और ये बिल जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तो ये बिल एक एक्ट बन जाता है, द बिल बिकम एक्ट। तो अभी ये जो पिछला वीकेंड हुआ है, पिछले वीकेंड के अंदर ये न्यूज आ चुकी है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब एक क्या है, एक एक्ट बन गया है। अभी तक एक बिल था, अभी तक क्या था, एक बिल था, और ये बिल नंबर शायद 125वां नंबर का बिल था। अब ये एक्ट बन गया है, और ये एक्ट बनेगा तो 105 नंबर का एक्ट बनेगा। अमेंडमेंट होगा इसमें, ठीक है, अमेंडमेंट होगा, ठीक है। यस, ओपनिंग ऑफ हायर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। अब देखो मैं बताता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। मेरी बात सुनो, पॉइंट्स है, व्हाट आर द पॉइंट्स। यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा, बट आपको एक नॉलेज के लिए बता दो। वो पॉइंट्स आपसे पेपर में नहीं पूछेगा, बट फॉर द सेकिंग ऑफ नॉलेज, आप एक एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, इसलिए आपको समझना इसको जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी? पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 34 इयर्स बाद अमेंडमेंट करा गया है। सबसे पहले बात देखो उसमें ये है, अब आपके जितने भी स्कूल्स हैं, अब आप जितने भी स्कूल्स देख रहे हो, अब स्कूलों में चौक और ब्लैक बोर्ड नहीं चलेगा। अब ब्लैक बोर्ड और ये सब नहीं चलेगा। बेसिकली स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। इन एवरी स्कूल देयर इज वन स्मार्ट क्लास इज देयर। स्मार्ट क्लासेस से अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या होगा, अब नॉर्मल क्या था, जब आप लोग बीएड वगैरह करते, 12th के बाद जैसे लोग करते थे ना कि ग्रेजुएशन करते थे, ग्रेजुएशन करने के बाद एक बीएड करते थे, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री लेते थे। अब इसमें क्या होगा, अगर आप चाहो तो 12th के बाद भी बीएड कर सकते हो। यू आर गेटिंग, अब आपको एमफिल की डिग्री जितनी भी है वो लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गो फॉर द डिग्री डायरेक्ट। आप 4 साल का बीएड डायरेक्ट कर सकते हो, बेसिकली आपके बैचलर ऑफ एजुकेशन पे ले सकते हो। ये इसका फायदा। अब आपको पता है, आपने एक न्यूज में बहुत सुना होगा, अब बीएड का जो टीचर है, बेसिकली अब टीचिंग को करना, बेसिकली टीचर बनना बेसिकली बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा लोगों के लिए जो बीएड के थ्रू करते हैं। क्योंकि अब बीएड में भी क्या होगा, आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इंप्लीमेंटेड होगी तो उसके अंदर जो बीएड के जो टीचर होते हैं, मतलब उनको भी अब इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। मतलब बीएड टीचर वो आर preparing for the BEd और qualifying the TAT, MAT, जो SAT, CTT के पेपर्स होते हैं, उसके बाद उनको इंटरव्यू से गो थ्रू होना होगा, ठीक है, ठीक है। वाइब्रेंट नॉलेज ऑफ हब, ये सब चीजें क्या है, जो एजुकेशन पॉलिसी है। अब हम लोग क्या होंगे, आप लोग को ब्रेन ड्रेन के बारे में पता है? एनीबॉडी नो व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? अगर ये क्वेश्चन पेपर में आपके उसमें आ गया क्वेश्चन, व्हाट डिस्क्रिप्टिव में, जब आप एसएससी का पेपर तो उसका बैंकिंग में भी आ जाए, क्योंकि बैंकिंग में व्हेन यू गो थ्रू द मेंस फेज यू हैव टू गो थ्रू द टॉपिक व्हाट इज ब्रेन ड्रेन। इंटीग्रेटेड कोर्स चला जाएगा, यू आर राइट है।
अब ब्रेन ड्रेन क्या होता है? व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? आई एम जस्ट नॉर्मल आस्किंग यू, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? ब्रेन ड्रेन बहुत चल रहा है इंडिया के अंदर आजकल। ब्रेन जा रहा है गड्ढे में, लॉसेस ऑफ बेस्ट वर्कर। यस यस अनुष्का, यू आर राइट। इंडियन टैलेंट Yes, जो yes. बाहर कंपनी जो बाहर Yes. चले जाते हैं सर वो। यस यस अनुष्का, यू आर राइट। संजीत, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। जो इंडिया का टैलेंट है ना, वो बाहर चला जा रहा है, मतलब इंडिया का टैलेंट लोग बाहर खींच ले जा रहे हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल टू द कंट्री। यस, जितने भी स्किल्ड लोग हैं वो सब कहाँ जा रहे हैं? बाहर चले जा रहे हैं सारे। इंडिया का टैलेंट, कोई एमएस करने चला जा रहा है, कोई सोच रहा है पैसा वहां पे जाता है। तो हम अपने यंग टैलेंट को अब बाहर नहीं जाने चाहेंगे। हम इसी तरीके से बहुत सारी स्कीम्स चलाएंगे। वी हैव टू ओपन अ स्वयं। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, द पर्सन, कोई आप में से अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, तो आपको आजकल ये भी पता होगा जितने भी हमारे हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटीज हो गए, चाहे आईआईएम्स हो गए हमारे, ठीक है, आईएससी बैंगलोर हो गया, जो भी जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे एजुकेशन आपकी जितने भी फील्ड में है, ये खुद ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। शायद आपको पता हो, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जो टेक्नोलॉजी आज के रिसेंट टाइम में चल रही है, जो कि डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उसमें खुद ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं? ताकि ये इनका स्किल डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट, और ये टैलेंट बाहर ना जाने पाए। और इस तरीके से ये टैलेंट क्या होता है, मतलब उनको खुद ही यहाँ पे जॉब मिले। वी हैव टू, ये पर्सन वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, और बेसिकली जो पॉवर्टी है, इससे लोगों को जॉब्स मिले, ये एक पर्पस है। दैट इज अ ब्रेन ड्रेन। अब हम टैलेंट, अब इस तरीके से पोर्टल भी है। एनपीसीआई आपने नाम सुना होगा, एक तो एनपीटीईएल के लेक्चर देखते हो आपको, एनपीटीईएल का नाम सुना होगा आपने। एनपीटीईएल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मतलब एक तरीके से उसमें सारे एजुकेशन से रिलेटेड लेक्चर आते हैं, जैसे आईआईटी से रिलेटेड आ गया, या बेसिकली एनपीटीईएल के लेक्चर बहुत फेमस होते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? दीज आर द इनिशिएटिव, दीज आर द स्वयं ऐप भी बनाई गई है। देयर इज अ ऐप इज स्वयं में क्या है, हम खुद ही इंडियन गवर्नमेंट के पोर्टल्स को यूज करेंगे, वहीं से एजुकेशन लेंगे और गेट द जॉब इन इंडिया। वी हैव टू नॉट लूज द स्किल्स। हमें स्किल्स अपनी बाहर नहीं भेजनी है, इससे उनकी इकोनॉमी को, बाहर की इकोनॉमी को फायदा होगा और हमारी इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होगा। ये एजुकेशन पॉलिसी का एक रूल है, बेसिक फंडा है, ये चीजें करनी है बेसिकली, ठीक है। एनपीटीईएल स्वयं, यस, एनपीटीईएल स्वयं के ही लेक्चर है इसमें, स्वयं बेसिकली है। तो इट इज क्लियर टू ऑल कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इस तरीके से हो रहा है। थोड़ा मैंने डिटेल में ज्यादा बता दिया, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब एक मिनट, अब के उसके क्या होते हैं, 100 सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। अब सैनिक स्कूल जानते हैं ना, न्यूज आपको ये नहीं याद करना कि कितने सैनिक स्कूल रहेंगे, मतलब विद द हेल्प ऑफ एनजीओस। एनजीओस क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, या प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट होती है। इनके साथ क्या होंगे, टाई अप करके हम 100 सैनिक स्कूल खोलेंगे। सैनिक स्कूल वगैरह खोलेंगे तो बेसिकली डेवलपमेंट होगा लोगों का, ठीक है। लोग आर्मी की फील्ड में, जैसे आपको पता होगा, एक चीज मैं बता दूं, जब पुलवामा वाला अटैक हुआ था तो आपने देखा होगा एक चीज, पुलवामा वाला अटैक हुआ था तो लोगों के अंदर क्या हुआ था, पेरेंट्स के अंदर एक डर सा पैदा हो गया था कि वो चाहते नहीं थे कि वो अपने बच्चों को डिफेंस की फील्ड में भेजें। अगर आपका एक, मैं सही बात बता रहा हूँ, इट इज रियलिटी। जब पुलवामा वाला अटैक हुआ था तो उस समय जब एसएससी सीएपीएफ के एग्जाम चल रहे थे, मतलब उस समय आपकी 100 में से पता कितनी, 27% बच्चों ने पेपर दिया था केवल। ओनली 27% स्टूडेंट गिव द एग्जाम। इतना कहर पैदा हो गया था लोगों के अंदर कि हम अपने बच्चे को डिफेंस की फील्ड में नहीं भेजेंगे, ये चीजें नहीं करेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट उनको ज्यादा इनिशिएटिव इसलिए लेगी ताकि मोर सैनिक स्कूल बने, तो लोग डिफेंस की तरफ भी जाएं, ठीक है। लोग थोड़ा, क्योंकि डिफेंस के पीछे लोगों का थोड़ा सा डर हो गया लोगों को। यस दर्शक, समझ में आ रहा है ना। अब लद्दाख में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो लेह लद्दाख तो वैसे ही आजकल बहुत फेमस चल रहा है करंट के अंदर, ठीक है। अब शेड्यूल जो कास्ट होते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, उनके लिए भी कुछ इनिशिएटिव बनाया गया है। उनके लिए क्या बनाया गया कि एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। एकलव्य स्कूल मतलब 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे ताकि उनको एजुकेशन दी जा सके, ठीक है। और कितना पैसा खर्च करा जा रहा है, जितने शहरी इलाके हैं उसके लिए 38 करोड़ पूछा नहीं जाएगा, हिली एरिया 48 करोड़, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बस लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बनने वाला है, आरबीआई ग्रेड बी में क्वेश्चन बनने वाला है इसके बाद। तो ये क्लियर हो गया, एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे आपके जो एसटी एससी के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्किलिंग दिख रहा है ना सबको। लास्ट पॉइंट है ये स्किलिंग, मतलब चौथा अध्याय खत्म हो जाएगा आपका। स्किलिंग में क्या है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम
ये इंडिया किस कंट्री के साथ टाई अप कर रहा है, जो कि डिस्कस करा गया था बजट के अंदर। क्वेश्चन 100% आएगा आरबीआई के रिडबी के पेपर में, कोई रोक नहीं सकता। मतलब टीआईटीपी प्रोग्राम जो है, टीआईपी प्रोग्राम इंडिया ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करा है। ऑप्शन आएगा जापान, चाइना, यूएसए, नेपाल, रशिया, ये सब आएगा ऑप्शन में। तो आपका आंसर होगा जापान। जरूर याद रखना कि टीआईपीपी प्रोग्राम मतलब ये है क्या, मैं बता सकता हूँ। ट्रेनिंग, इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया। ये प्रोग्राम में है क्या बेसिकली कि जो जापानीज स्टूडेंट होता है, मतलब 2000 जापानीज स्टूडेंट वो आएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है, और जो इंडियन स्टूडेंट है वो जाएंगे जापानीज के अंदर, वहां जापान में जाएंगे। मींस इससे क्या होगा, इससे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अगर आपके कोई टॉपिक ऐसा आता है आपके पेपर्स के अंदर, जैसे यूपीएससी में टॉपिक्स आते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट ही होता है, तो उसमें ये सब पॉइंट मेंशन किए जाएंगे बेसिकली कि इससे क्या होगा, एक तो कल्चरल एक्सचेंज होगा, देयर इज एक्सचेंज ऑफ कल्चर। वो हमारे संस्कृति को समझेंगे, वो हम उनकी संस्कृति को समझेंगे, भाई कैसे लोग रहते हैं, कैसे रहन सहन होता है लोगों का। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी दो देशों के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप और एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। मतलब दीज आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द यस स्टूडेंट एक्सचेंज। ये एक प्रोग्राम है, तो समझ में आया आपको प्रोग्राम क्या है, ये चीज है। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। टाइमिंग हो चुकी है 2-3, ठीक है। तो आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एनी डाउट प्लीज टेल मी, सर डाउट है। देखो मैं बहुत कवरिंग करके चल रहा हूँ, मैं भी बहुत बेसिक पे चल रहा हूँ अभी मेरी चीजें चलेगी, ठीक है। ओके, नो सर, इट इज क्लियर टू ऑल। रवनीत, सोते हुए जाग जाओ सारे, ठीक है, और क्लियर लिख दो फटाफट, और जो डाउट है वो पूछ सकते हो, एनी डाउट। ओके चलो, फिर सबको क्लियर है। जो डाउट हो बेहिचक होके पूछो, सर मुझे समझ में नहीं आया, बेहिचक के पूछो। बस मुझे ये चीज पता नहीं चलनी चाहिए कि आपको डाउट आ रहा है और आपने मुझसे नहीं पूछा, फिर मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, ध्यान रखना। मुझे गुस्सा बहुत तेज पे आता है फिर ज्यादा, क्योंकि जो चीज है वो सामने बोलो, क्लियर कट बोलो, क्लियर कट पे मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। ओके चलो फिर क्लास आज के लिए बस इतना ही रख